हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल श्योर एजुकेशन। आज मैं आप लोग के लिए बाल मनोविज्ञान का टॉप एमसीक्यू लेकर आई हूं, जो आपसे पिछली बार परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं प्रश्न। आपको पता है कि इस बार सुपर टेट में 1/4 अंक जरूर जुड़ने वाले हैं, तो आप मेरी इस वीडियो को पूरी देखिएगा। अगर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक करिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को दबाना भी मत भूलिएगा, जिससे आपको मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगर आपने इस वीडियो का पार्ट 1 नहीं देखा है तो मैं आपको लिंक को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां जाके भी मेरे इसका पार्ट 1 देख सकते हैं और बाकी वीडियोस को देखने के लिए आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर भी उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं मैं अपनी आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन हमारा है, परम शून्य स्थित होती है नामित स्केल पे, अंतरित स्केल पे, क्रमिक स्केल पे या अनुपानित स्केल पे। तो देखा जाए तो जो परम शून्य होता है यानी कि एब्सोल्यूट जीरो, परम शून्य को इंग्लिश में क्या कहते हैं? परम शून्य को इंग्लिश में एब्सोल्यूट जीरो कहा जाता है। तो वो अनुपातिक स्केल पे स्थित होता है, यानी कि रेशियो स्केल पर स्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पाठ प्रस्तावना कौशल का मुख्य संगठन क्या है? पूर्व ज्ञान, व्याख्यान, श्यामपट्ट लेखन, फिर गृह कार्य। तो पूछा गया है कि पाठ प्रस्तावना कौशल का मुख्य संगठक क्या है? ये देखिए, संगठक का संगठन नहीं है, ये संगठक है। घटक संगठक क्या है? पूर्व ज्ञान, व्याख्यान, श्यामपट्ट लेखन या गृह कार्य। तो ये हो जाएगा पूर्व ज्ञान, जिसे हम लोग इंग्लिश में प्रीवियस नॉलेज भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी द्वारा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा कब प्रस्तुत की गई? 1986, 1992, 2005 या 2009। तो एनसीईआरटी द्वारा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा कब प्रस्तुत की गई? तो ये हो जाएगा 2005, इसलिए इसको ऑप्शन नंबर सी एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्गरेट के अनुसार व्यक्तित्व अभिनेताओं के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? जैविक, मनोवैज्ञानिक, सजातीय या फिर सांस्कृतिक। तो मार्गरेट के अनुसार व्यक्तित्व अभिनेताओं के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक, तो वो हो जाएगा सांस्कृतिक, जिसे हम लोग इंग्लिश में कल्चरल भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ब्रेल लिपि के जनक कौन है? चार्ल्स ब्रेल, लुई ब्रेल, बारबियर ब्रेल या फिर इनमें से कोई नहीं। हम सब जानते हैं कि ब्रेल लिपि के जनक लुई ब्रेल को कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 इसका एकदम सही हो जाएगा। प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया है? स्किनर, पेनोविच, पावलव या फिर बिने। तो प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत पावलव महोदय ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हेरिडिटरी जीनियस नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? कैटल, गार्डन, टरमैन या फिर पियर्सन। तो ये जो हेरिडिटरी जीनियस नामक पुस्तक है, ये गार्डन महोदय ने लिखी है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक बालक के विकास को प्रभावित करता है? अंतःस्रावी ग्रंथियां, पौष्टिक भोजन, रोग तथा चोट या फिर उपयुक्त सभी। तो कौन सा कारक बालक के विकास को प्रभावित करता है? तो अंतःस्रावी ग्रंथियां भी बालक के विकास को प्रभावित करती हैं, पौष्टिक भोजन भी प्रभावित करता है, रोग तथा चोट भी प्रभावित करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, एकल अभिभावक वाले बच्चे को पढ़ाते समय शिक्षक को स्थिर और एक रूप वातावरण उपलब्ध कराना चाहिए, इस तथ्य को अनदेखा करना चाहिए और ऐसे बच्चे के साथ अन्य बच्चों के समान व्यवहार करना चाहिए, इस प्रकार के बच्चे के साथ भिन्न प्रकार से व्यवहार करना चाहिए या ऐसे बच्चे को कम गृह कार्य देना चाहिए। तो एकल अभिभावक वाले बच्चे को पढ़ाते समय शिक्षक को, एकल अभिभावक कौन होते हैं? जिसमें एकल परिवार, जिसमें सिर्फ और सिर्फ माता पिता और उनके बच्चे होते हैं। तो इस तथ्य को अनदेखा करना चाहिए और ऐसे बच्चों के साथ अन्य बच्चों के समान व्यवहार करना चाहिए, ये इसका आंसर हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 इसका एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव बुद्धि एवं विकास की समझ शिक्षक को किसके योग्य बनाती है? निष्पक्ष रूप से अपने शिक्षण के समय शिक्षार्थियों के संवेगों पर नियंत्रण बनाए रखने, विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता या फिर शिक्षार्थियों को यह बनाने की वह अपने जीवन में कैसे सुधार कर सके। तो पूछा है कि मानव बुद्धि एवं विकास की समझ शिक्षक को किस योग्य बनाती है? शिक्षक को किसके योग्य बनाती है? तो वो हो जाएगा विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता, इसके लिए ऑप्शन नंबर 3 एकदम सही हो जाएगा। प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि सर्वाधिक उपयोग है? अभी हाल ही में हुए
मैच का प्रतिवेदन लिखना, दी गई संकल्पनाओं के आधार पर मौलिक नाटक लिखना, पाठ 5 के अंत में दिए गए अभ्यासों को एक बार में हल करना या फिर शिक्षक दिवस पर कक्षा को पढ़ाना। तो पूछा है प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि सर्वाधिक उपयोगी है या फिर उपयुक्त है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, दी गई संकल्पनाओं के आधार पर मौलिक नाटक लिखना। इसलिए ऑप्शन नंबर 2 इसका एकदम सही हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे पहले की वीडियोस नहीं देखी है तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हैं मेरी पहले की वीडियोस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछना संज्ञानात्मक विकास में बाधक है। विकास और सीखना समाज सांस्कृतिक संदर्भों से प्रभावित रहते हैं। शिक्षार्थी एक निश्चित तरीके से सीखते हैं या फिर खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है। तो निम्न कौन सा सत्य है, इसमें नहीं लिखा है, इसका मतलब सत्य पूछा जा रहा है। तो सत्य कौन सा है कि खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है। इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इसका एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है कि विकास शुरू होता है उत्तर बाल्यावस्था से, प्रसव पूर्व अवस्था से, शैशवावस्था से या पूर्व बाल्यावस्था से। हम सभी को पता है विकास बालक में कब शुरू होता है, तो प्रसव पूर्व अवस्था से ही शुरू हो जाता है। इसलिए इसको ऑप्शन नंबर 2 एकदम सही हो जाएगा। बच्चे के विकास में आनुवांशिकता और वातावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। आनुवांशिकता और वातावरण दोनों एक बच्चे के विकास में 50-50% योगदान देते हैं। समवयस्कों और पितृक यानी कि जीन्स का सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता। आनुवांशिकता और वातावरण एक साथ परिचालित नहीं होते या फिर सहज रुझान वातावरण से संबंधित है, जबकि वास्तविक विकास के लिए आनुवांशिकता जरूरी है। तो इसका क्या ऑप्शन हो जाएगा। इसमें पूछ लिया गया है कि कौन सा सत्य है। तो अगर कौन सा सत्य है पूछा जा रहा है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, समवयस्कों और पितृक यानी कि जीन्स का सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, बहुविध बुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के प्रश्नों, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता क्या कहलाती है। तार्किक गणितीय बुद्धि, प्राकृतिक बुद्धि, भाषिक बुद्धि या फिर स्थानिक बुद्धि। तो देखिए लिखा हुआ है कि बहुविध बुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के प्रश्नों यानी कि खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता। तो ये प्राकृतिक के बारे में बात हो रही है, तो ये प्राकृतिक बुद्धि हो जाएगी। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 2 एकदम सही हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, जिससे आपको मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।